हेलो लर्नर्स, कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ना हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मजेदार एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। यस, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये एक्ट करने में आपको बहुत मजा आने वाला है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग एक्ट है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसका सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2 में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करेंगे एज यूजुअल विद निमोनिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो यहां लिखा है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। लेकिन क्या आपको पता है कि पहले इसका नाम होता था द इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट? यस। तो मैम अब ये वर्ड द इंडिया कहाँ गया? तो फ्रेंड्स, 22 सितंबर 1963 को ये वर्ड रिमूव कर दिया गया था। पहले होता था द इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, लेकिन अब द इंडियन वर्ड रिमूव हो चुका है। तो अब हम इसको क्या बोलते हैं? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसके अलावा एक और बात, अगर आप लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्लेलिस्ट देखी है तो उसकी सबसे पहले वीडियो में मैंने ये बात बताई थी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है, जो पार्टनरशिप एक्ट है, ये एक टाइम था जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करते थे। लेकिन अब ये जो एक्ट्स हैं ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट नहीं है। आई होप जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी उनको ये बात एकदम क्लियर है, राइट? तो अब सेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है इस एक्ट का? सेक्शन नंबर 1 ये बोलता है कि ये एक्ट जो है 1 जुलाई 1930 को आया। कब आया ये एक्ट? 1 जुलाई 1930। लेकिन मैम अगर एग्जाम में हम भूल गए कि ये एक्ट 1 जुलाई में आया था तो इस बात को याद रखने के लिए तो हमने निमोनिक्स बनाए हैं। तो चलो याद करें। तो ये एक्ट आया था 1 जुलाई में, राइट? इसको याद कैसे रखना है इसकी तारीख को? ये कौन है? पिंकू है, ठीक है? ये ना पिंकू है और पिंकू अपने एक कजन को पता क्या बताता है? ध्यान से रिलेट करना। पिंकू कहता महीने की पहली तारीख को सेल लगी थी तो हम सब दोस्त साथ को आपने साथ समझना है। पिंकू अपने कजन को बोलता है कि महीने की पहली तारीख को सेल लगी थी तो हम सब दोस्त साथ मिलकर, साथ को आपने साथ समझना है, साथ मिलकर सेल में गए थे। आप मुझको बताओ 7वां महीना कौन सा होता है? जुलाई का। तो इसकी तारीख क्या है? 1 जुलाई। आपने कैसे याद रखनी है? फिर से मेरे पीछे पीछे बोलो। पिंकू अपने कजन को बोलता है कि महीने की पहली तारीख को सेल लगी थी तो हम सब दोस्त साथ मिलकर, साथ को हमने साथ समझना है, साथ मिलकर सेल में गए थे। तो 7वां महीना कौन सा होता है? जुलाई का। तो इस तरीके से आपको इस एक्ट की तारीख याद रहेगी कि ये एक्ट कब आया था? 1 जुलाई को आया था। इतना क्लियर हुआ? दूसरी बात, और ये सेक्शन क्या बोलता है? ये सेक्शन ये कहता है कि ये एक्ट जो है ये एप्लीकेबल कहां पर है? तो आप सबने आर्टिकल 370 के बारे में तो सुन रखा होगा, सबको पता होगा आर्टिकल 370 के बारे में। तो जब कहते हैं आर्टिकल 370 लगा, उस वक्त ये जो एक्ट है जम्मू कश्मीर पर अप्लाई नहीं होता था। उस वक्त क्या कहा जाता था कि ये एक्ट अप्लाई है होल इंडिया में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर पे ये लागू नहीं होता था। लेकिन 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, अब क्या हम बोलेंगे कि ये जो एक्ट है एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो इस बात को याद रखना कि अब जो ये एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर पर भी लगता है। इतना सबको समझ में आ गया? तो अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। एज यू ऑल नो कि देखो फ्रेंड्स, जितने भी हमने एक्ट करे हैं सबके डेफिनेशंस बोलो किस सेक्शन में आती है? सेक्शन नंबर 2 में। हमको क्या है, जो ये इनके क्लोज दिए होते हैं ना, ये निमोनिक्स से लर्न करने हैं ताकि पेपर में ये ना गलत हो जाए, ठीक है? तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आती है कि बायर कौन होता है। तो सपोज करो एक ये पर्सन है, ये गया एक शॉप पे लैपटॉप खरीदने, इसने लैपटॉप खरीद लिया,
तो मैम हाँ हमको पता है इसने चीज को खरीद लिया है तो ये बायर है। दूसरा सुनो, एक ये पर्सन है, ये भी गया लेकिन इसने लैपटॉप खरीदा नहीं। हाँ इसने लैपटॉप खरीदा नहीं है, इसने अग्री करा है कि हाँ मैं आगे जाके ये लैपटॉप खरीदूंगा, तो ये भी बायर है। मैम कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल और सुनो। सपोज करो मैं एक शॉप पर गई ये मार्कर खरीदने, मैंने मार्कर खरीद लिया, मैं कौन हूँ, मैं बायर हूँ। मैं एक शॉप पर गई, वहाँ पे मैंने लैपटॉप देखा, मैंने बोला हाँ भाई अच्छा है ये लैपटॉप, मैं 1 महीने बाद खरीदने आती हूँ। यहाँ पे मैंने लैपटॉप खरीदा नहीं, लेकिन मैं अग्री हो रही हूँ कि हाँ मैं आगे जाके ये लैपटॉप खरीदूंगी। तो ऐसे केस में भी एक्ट क्या बोलता है, ये एक्ट कहता है कि वो पर्सन जो अग्री कर रहा है कि हाँ मैं ये चीज आगे जाके खरीदूंगा, उसको भी हम क्या है, बायर ही बोलेंगे। जिसने चीज खरीदी वो तो बायर है ही, दूसरा जो अग्री कर रहा है कि मैं इसको फ्यूचर में खरीदूंगा या खरीदूंगी, वो भी कौन है, बायर ही है। अब बात आती है इसके सेक्शन की। सेक्शन नो डाउट हमको पता है सेक्शन 2 है, इसका क्लॉज है क्लॉज 1। हमको कैसे याद रखना है, बायर का क्लॉज 1। भाई बायर को हमेशा 1 नंबर पे रखना है, टॉप पे रखना है। खुद का प्रॉफिट का मार्जिन भले ही कम हो जाए, कस्टमर सेटिस्फाई होना जरूरी है। भाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन मस्ट है, तो हमने क्या याद रखना है कि बायर को हमेशा 1 नंबर पे ही रखना है। तो इसका क्लॉज लर्न हो गया। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की कि सेलर क्या होता है। एक पर्सन है, उसने लैपटॉप बेच दिया या फिर मार्कर बेच दिया, वो तो सेलर है ही। दूसरा पर्सन है जो ये कह रहा है कि हाँ मैं तेरे को ये लैपटॉप 1 महीने बाद बेच दूंगा, हाँ सब्र कर, ये 2 महीने बाद मैं तेरे को ये घर बेच देता हूँ। वो अग्री कर रहा है कि आगे जाके ये चीज मैं तेरे को बेच दूंगा, तो वो भी क्या है, सेलर ही होता है। तो मेरे पीछे बोलो ये एक्ट क्या बोलता है कि एक वो पर्सन जिसने सामान को बेच दिया वो भी सेलर है, जो ये अग्री कर रहा है कि हाँ मैं फ्यूचर में ये चीज तेरे को बेच दूंगा, वो भी सेलर ही है। अब इसका सेक्शन लर्न करें। सेक्शन 2 हमको पता है, इसका क्लोज क्या है, 13। अच्छा 13 को 13 बोलते हैं, 13। तो हमने पता ये सेलर का क्लॉज 13 कैसे याद करना है। ये ना एक खड़ूस सा सेलर है फ्रेंड्स, खड़ूस सा सेलर है। और ये बायर वो है, वो कुछ बायर्स होते हैं ना जिनको बार्गेनिंग की बहुत आदत है, बहुत सारा भावताल करने की आदत है। तो ये लगा इसके साथ भावताल करने कि प्राइस और घटाओ, नहीं अभी नहीं, अभी और प्राइस घटाओ, नहीं 100-200 और घटाओ। तो ये जो सेलर है ना, इसको तो आ गया गुस्सा। ये इस बायर को कहता है देख भाई 13 नहीं यहाँ पुगेगा। सेलर क्या बोल रहे हैं, 13। बायर को क्या बोल रहे हैं, 13 नहीं यहाँ पुगेगा। भाई देखो जहाँ सस्ता सामान मिलता है तो वहां चल जाए, सॉरी हमारे रेट तेरे से नहीं पुगेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि सेलर का क्लॉज क्या होता है, 13 को हम क्या बोलते हैं, 13। तो अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन की, डेट इज गुड्स। फ्रेंड्स हमारे एक्ट का नाम क्या है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली गुड्स होते क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको ध्यान से सुनना। तो ये एक्ट कहता है कि गुड्स क्या है, गुड्स है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये मूवेबल प्रॉपर्टी क्या चीज है, ये किस बला का नाम है भाई। तो सुनो, ये मार्कर है, क्या मैं इस मार्कर को यहाँ से वहां उठा के रख सकती हूँ, बिल्कुल रख सकते हो। क्या मैं इस बोर्ड को यहाँ से उठा करके कहीं और रख सकती हूँ, बिल्कुल रख सकते हो। क्या मैं अपने इस कड़े को किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो वो ऐसी चीज जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अच्छा अब मुझे बताओ, मैं जिस रूम में खड़ी हूँ क्या मैं इस रूम को उठा करके कहीं और रख सकती हूँ, नो। तो ये क्या है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको हम उठा करके कहीं और नहीं रख सकते, किसी और को नहीं पकड़ा सकते। लेकिन ये एक्ट क्या बोलता है, गुड्स किसे कहते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी को। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, आई होप आप समझ गए। अब ध्यान से ये सुनना है कि इस एक्ट में गुड्स की डेफिनेशन में किसको इंक्लूड करा गया है और किसको एक्सक्लूड करा गया है।
पहले इंक्लूड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो शेयर्स एंड स्टॉक्स, आई होप सबको पता होंगे कि क्या होते हैं, इसको डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये भी क्या है, गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड करे गए हैं। दूसरा, गैस, वाटर, यस, गैस एंड वाटर। जो आपके घर में गैस सिलेंडर आते हैं या फिर पाइप के थ्रू गैस आती है, जो वाटर बॉटल है, मतलब पानी और गैस को भी क्या है, गुड माना गया है। याद रख लेना इस बात को। तीसरा, इनटेंजिबल गुड्स। अब ये इनटेंजिबल गुड्स क्या होती हैं, जिनको हम हाथ नहीं लगा सकते। क्या ये मार्कर इंटेंजिबल है? बिल्कुल भी नहीं मैम, इसको तो हमने पकड़ा हुआ है, हम लोग देख भी पा रहे हैं, तो ये तो टेंजिबल है। इनटेंजिबल जिसको मैं हाथ नहीं लगा सकती। क्या मैं गुडविल को ऐसे पकड़ सकती हूँ? क्या हम लोग गुडविल को देख पा रहे हैं? नहीं। ये गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये क्या होते हैं, इनटेंजिबल गुड्स होते हैं। होते तो गुड्स है ना, भले ही इंटेंजिबल है, तो इसको भी क्या है, गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड करा गया है। याद रख लेना ये भी। और सुनो, अब एक पेड़ है, एक ट्री। क्या मैं ट्री को गुड बोलूंगी? मुझे बताओ, क्या ट्री गुड है? क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी है? नहीं, पेड़ तो जहां खड़ा है वो खड़ा है। लेकिन उसी पेड़ को अगर मैं लैंड से अलग कर दूं, मतलब उसकी लकड़ी काट कर टेबल बना डालूं, चेयर बना डालूं, सोफा बना डालूं, बेड बना डालूं, कोई भी फर्नीचर बना डालूं, ठीक है, तो क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी? बिल्कुल। तो मैं कहना क्या चाह रही हूं, आपको ध्यान से सुनना। मैं ये कहना चाह रही हूं कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हम लोग लैंड से सेपरेट करके सेल कर सकते हैं ना, वो भी गुड की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्री है, वो नहीं, लेकिन जब उसी ट्री के हम लोग क्या है, उसको लैंड से सेपरेट करके उसकी लकड़ी को काट देते हैं, जो वो लकड़ी है या लकड़ी से बनाई गई वो चीज है, चाहे वो कोई भी फर्नीचर है, वो क्या होगा, गुड की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। पेड़ पे फल लगे हैं, मीठे मीठे आम, सेब, वो जो एप्पल है, जो मैंगो है, वो क्या है, गुड की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे। ग्रोइंग क्रॉप्स जो फसल होती है वो जमीन के साथ ही होती हैं, लेकिन जब उस फसल को कटाई करते हैं, जब उसको लैंड से सेपरेट कर देंगे और उसको सेल कर देते हैं, तो वो क्रॉप जब वो लैंड से अलग हो गई, तो वो भी क्या होगी, गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड होगी। क्या मैं ग्रास, जो घास होती है, घास को लैंड से सेपरेट कर सकती हूँ काट के? बिल्कुल। तो वो ग्रास भी क्या होगा, ग्रास भी गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। तो हमने क्या पढ़ा, गुड्स की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड है, मेरे पीछे पीछे बोलना ताकि आपको साथ साथ में याद हो जाए। सबसे पहले तो हमारे स्टॉक एंड शेयर, नंबर 2 गैस एंड वाटर, नंबर 3 जो भी हमारे इनटेंजिबल गुड्स है, लाइक पेटेंट है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, ये भी गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड है। इसके अलावा हर वो चीज जिसको हम लैंड से सेपरेट कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, लाइक हमारी ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास हो गया, पेड़ की लकड़ हो गई, ठीक है, उसके फ्रूट्स हो गए, ये सब भी क्या है, गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे। अब फिर इंक्लूड जो नहीं होंगे, एक्सक्लूड कौन कौन सी चीजें हैं। नंबर 1 एक्शनेबल क्लेम। अब ये एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, तो एक्शनेबल क्लेम को ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल पिंकू, एक पिंकू है, उसने ना पिंकू ने चिंकू को 5 लाख का लोन दिया, लेकिन जो चिंकू है ना वो अब मुकर गया, कहता है मैंने लोन चुका रहा, मैंने तेरे पैसे वापस दे रहा। तो एक्शनेबल क्लेम क्या है, एक तरह के अनसिक्योर्ड डेब्ट्स होते हैं। उन अनसिक्योर्ड डेब्ट्स को रिकवर करने के लिए जब पर्सन क्या है, कोर्ट में केस फाइल करता है ना, उसको एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। अब पिंकू के पैसे चिंकू नहीं दे रहा, तो पिंकू क्या करेगा, उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस करेगा, मतलब उसने पैसा कैसे क्लेम करा, एक्शन लिया ना, उसने केस करके एक्शन लिया, तो ये क्या है, एक्शनेबल क्लेम है। तो क्या इस एक्शनेबल क्लेम को हम गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दूसरा मनी को भी हम लोग, हाँ मनी के पॉइंट में ना अब आप लोग कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
मनी, देखो मनी पैसा है, 100 रुपए का नोट है, 50 का नोट है, 200 का नोट है, जो भी नोट है, अगर वो हमारी इकॉनमी में वो फ्लो कर रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, मतलब एक नोट है जिससे मैं कोई भी चीज खरीद सकती हूँ, वो मनी जो है वो गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो यार उससे तो हम चीजों को, गुड्स को खरीद रहे हैं, तो वो खुद गुड नहीं माना जाएगा। जो मनी जिससे हम सामान खरीद रहे हैं वो मनी इंक्लूड नहीं होंगी, ध्यान से सुन लो। लेकिन मोदी जी ने 500,000 के नोट बंद कर दिए थे, जो ओल्ड नोट्स बंद हो चुके हैं, जिससे अब हम लोग मार्केट में जाके कुछ भी नहीं खरीद सकते, वो नोट्स गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे। याद रख लेना, इस बात को भूलना मत, कंफ्यूज मत होना। फिर से ध्यान से सुन लो, एक मान लो ये 100 रुपए का नोट है, ये बंदा ये नोट अगर सेलर को देता है, सेलर बदले में इसको कोई गुड्स देता है, मतलब ये मनी जो है, ये मनी बाजार में चल रही है, तो ये गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होंगी। मान लो ये पर्सन जो 500 का नोट अब बंद हो चुका है, ये नोट सेलर के पास लेके जाता है और सेलर कहेगा इसको वापस ले जाओ क्योंकि ये नोट तो अब चलता ही नहीं। तो जो नोट अब चलता नहीं, जो कॉइन, जो पुराने अठन्नी चवन्नी अब चलती नहीं, उसको गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड करा जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो समझ में आया कि गुड्स क्या होते हैं। चलिए अब इसका सेक्शन लर्न कर लेते हैं। सेक्शन 2 हमको पता है, क्लॉज 7 कैसे याद रखना है। अब ना ये वाले जो गुड्स मैंने लिखा है, आपने ना गुड्स को सामान नहीं समझना, कोई सामान नहीं समझना। हमने क्या समझना, गुड मतलब जो टीचर नहीं कहती होती थी हमें गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, वो वाला गुड समझना। क्यों? क्योंकि हुआ ये, सपोज करो ये टीचर है, इसने अपने स्टूडेंट से एक जीके का क्वेश्चन पूछा। टीचर ने पूछा बेटा हमारे दुनिया में कितने वंडर्स हैं, कितने अजूबे हैं? ये बोला मैडम 7। तो मैम कहती वाओ गुड बेटा, तेरे को तो पता है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रख लेना है। तो कैसे इसका क्लॉज याद रखना है 7, कि मैम ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि बेटा कितने वंडर्स हैं, वो कहता मैम 7। मैम कहती गुड, तेरे को पता है। तो गुड का क्लॉज क्या है 7। आई होप इसकी डेफिनेशन एंड क्लॉज लर्न हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज प्राइस। प्राइस क्या होता है? गुड्स के बदले में फ्रेंड्स कंसिडरेशन देना। कंसिडरेशन क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। कहते हैं गुड्स के बदले में जब हम कंसिडरेशन देते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसे की फॉर्म में। हाँ, पैसे की फॉर्म में अगर हम कंसिडरेशन देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइस बोलेंगे। अब ना मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स देती हूँ, उस एग्जाम्पल से आप मुझे ये बताना कि क्या इसको हम प्राइस बोलेंगे या नहीं। तो रेडी हो आप लोग, बताओगे? ठीक है, तो हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है कि ये मार्कर है, मैं खरीदने गई कि भाई मुझे बच्चों की क्लास लेनी है, मुझे बोर्ड पे लिखना होता है, तो मैं ये मार्कर खरीदने गई। मान के चलो ये 50 रुपए का है, मैंने भाई सेलर को पूरे 50 रुपए दिए। क्या ये प्राइस है? यस, बिल्कुल बिल्कुल प्राइस है। क्यों? बिकॉज कंसिडरेशन मैंने दी, किस फॉर्म में दी? मनी के फॉर्म में दी, तो ये क्या हुआ? प्राइस हुआ। अच्छा, अब मुझे आप लोग ना सेकंड एग्जांपल के बारे में बताना कि क्या ये प्राइस है या नहीं। ठीक है, चलो मुझे बताओ। ये है हमारा पिंकू। पिंकू ने ना चिंकू को फ्रेंड्स दी वीट। क्या दी? वीट दी। अब चिंकू ने ना इसको बदले में क्या दिया? राइस दिया। मुझे बताओ, अगर इसने उसको वीट दी है तो क्या इसने बदले में उसको कोई कंसिडरेशन दी है? बिल्कुल दी है। लेकिन क्या ये कंसिडरेशन मनी की फॉर्म में है? नो मैम। तो क्या इसको हम प्राइस बोलेंगे? बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, हम इसको प्राइस नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये बार्टर सिस्टम है। जब हम गुड के बदले में गुड देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते हैं। और इस एक्ट के अकॉर्डिंगली प्राइस की डेफिनेशन में बार्टर सिस्टम को इंक्लूड नहीं करा है। चलो, 2 एग्जाम्पल से आपने बिल्कुल ठीक आंसर दिया। अब मुझे थर्ड एग्जाम्पल का आंसर देना। तो फ्रेंड्स थर्ड एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है हमारी कि पिंकू ने ना चिंकू को वीट दी है। क्या दिया है? वीट दी है। अब ये चिंकू कहता, सपोज करना पिंकू ने ना 500 रुपीज की वीट दी है,
लेकिन ये चिंकू कहता मेरे पास तो 500 रुपये नहीं है, तो इसने ना 300 रुपीज़ दे दिए। कहता मेरे पास बस 300 रुपये ही हैं। और साथ में इस चिंकू ने क्या करा, इसको बाकी के बचे 200 रुपये के राइस दे दिए। तो अब मुझको बताओ कि क्या ये प्राइस की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा? बिल्कुल इंक्लूड होगा। लेकिन मैम इसने तो राइस भी दिए हैं। हाँ तो क्या हुआ, इसने पैसा भी तो दिया है, पैसा आया आया आया, चाहे थोड़ा आया बट आया। तो जहां पर पैसा आया वो क्या है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली? प्राइस है। तो तीनों डेफिनेशन से आपको समझ में आ गया कि प्राइस क्या होता है और क्या नहीं होता। अगर हमने पूरे पैसे दिए हैं वो भी प्राइस है, भले ही हमने पार्शली दिए हैं, 300 के रुपए दे दिए, 200 के राइस दे दिए, लेकिन 300 रुपये भी तो दिए है ना, पैसा बीच में इंक्लूड हुआ है ना, तो ये भी क्या है? प्राइस है। लेकिन जब पैसा नहीं इन्वॉल्व, पूरे के पूरे गुड के बदले में गुड ही दिए हैं, तो वो प्राइस नहीं है। बहुत होशियार बच्चे थे, तीनों एग्जाम्पल्स का आंसर एकदम ठीक दिया, वेरी गुड। तो चलो अब हम इसका सेक्शन लर्न करते हैं। प्राइस का सेक्शन हमको पता है सेक्शन 2 ही है। क्लॉज है इसका 10। मुझे बताओ हम 10 को क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो। यस, बहुत होशियार बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। 10 को हम बोलते हैं 10 बहाने करके ले गए दिल। यस, कुछ ऐसा ही होने वाला है। सेलर क्या करता है, जब स्पेशली लेडीज कहती हैं नहीं नहीं भैया ये थोड़ा सस्ता लगाओ, नहीं नहीं आप महंगा लगा रहे हो, तो सेलर उस केस में क्या करेगा? 10 बहाने ही तो लगाएगा, प्राइस को बढ़ाए रखने के 10 बहाने लगाएगा। मैम आपको नहीं पता इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, अरे आपके सूट का कलर नहीं जाएगा, अरे ये अरे वो 10 बहाने लगाएगा। क्लियर? ऐसे अगर मैं बायर की बात करूं तो बायर क्या करता है, प्राइस को कम करवाने के 10 बहाने बनाएगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब आप महंगा लगा रहे हो, ऑनलाइन तो सस्ता मिल रहा है, वहाँ पे तो इतने का मिल रहा है, आप ही महंगा लगा रहे हो, हर तरीके के वो भी 10 बहाने लगाएगा। तो प्राइस से हमने क्या याद करना है कि सेलर और बायर एक प्राइस को बढ़ाने के लिए दूसरा घटाने के लिए क्या करते हैं? 10 बहाने लगाते हैं। तो प्राइस का क्लॉज क्या है? 10। आई होप याद रह जाएगा। तो अब बात करते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक की, दैट इज डिलीवरी एंड इट्स टाइप्स। फ्रेंड्स अक्सर ना बच्चे टाइप्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। क्लियर? लेकिन उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक कर दीजिए। तो डिलीवरी होता है कहते हैं गुड्स की पोजेशन को ट्रांसफर करना, वॉलंटरी ट्रांसफर करना। अब यहाँ पर मैंने टर्म वॉलंटरी क्यों यूज करा है? मतलब ट्रांसफर करना पोसेशन को अपनी मर्जी से, जी हाँ अपनी सहमति से ट्रांसफर करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लाइक ऐसा ना हो कि किसी ने बंदूक रखी और बंदूक की नोक के डर पे आप ट्रांसफर कर रहे हो, नहीं, आपकी खुद की मर्जी, आपकी खुद की सहमति होनी चाहिए। अब इसकी टाइप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले टाइप आती है एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी मतलब फॉर एग्जाम्पल एक पिंकू है, पर्सन कौन है? 10-12 साल का बच्चा है, मान लो पिंकू। पिंकू को ना क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, तो वो गया शॉपकीपर के पास और बोला अंकल मेरे को ना बैट एंड बॉल चाहिए। तो पिंकू ने बैट एंड बॉल ऑर्डर करे ना, तो उस शॉपकीपर ने पिंकू को बैट एंड बॉल उसके हाथों में पकड़ाए हैं। मतलब जो पर्सन गुड्स को ऑर्डर करता है, जब वो गुड्स उसके हाथों में हैंड ओवर किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। यही अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अमेजोन से अपने लिए रिंग लाइट ऑर्डर करी है। अब वो जो डिलीवरी बॉय है, क्योंकि रिंग लाइट मैंने ऑर्डर करी थी, तो वो रिंग लाइट वो मेरे हाथों में थमा रहा है, मतलब मुझे ही पकड़ा रहा है, मैं ही रिसीव कर रही हूँ पार्सल। तो ये क्या हुआ? एक्चुअल डिलीवरी हुई। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप की, डेट इज सिंबॉलिक डिलीवरी। अच्छा, ये वाली टाइप समझने से पहले ना आप लोग को ना एक इमेजिनेशन में चले जाओ। सबकी कोई ना कोई फेवरेट कार होगी, किसी की BMW होगी, किसी की ऑडी होगी, सबकी कोई ना कोई फेवरेट कार होगी। जस्ट इमेजिन करो फ्रेंड्स कि आपको आपकी फेवरेट कार खरीदने का मौका मिल रहा है। आप लोग गए कहाँ? शोरूम में, कार शोरूम में गए और आप अपनी फेवरेट कार ऑर्डर करते हो। आपने बोला कि मैं अपनी कार लेने आया हूँ। तो मुझे ये बताओ, वो जो कार है, कार देने वाला पर्सन क्या वो कार को ऐसे उठाएगा, उठा के आपके हाथों में पकड़ाएगा?
अरे मैम ये क्या, वो कैसे कार उठाएगा, हम कैसे पकड़ सकते हैं? नहीं ना, हम कार को नहीं उठा सकते, ना ही पकड़ सकते हैं। तो वो वहां पे क्या करेगा, आपको की चाबी पकड़ाएगा कार की। तो फ्रेंड्स वो जो की, जो चाबी है ना, वही तो सिंबल है, वो इस बात का सिंबल है कि आपको कार डिलीवर कर दी गई है। तो वो डिलीवरी जहाँ पर एक गुड ऐसा सिंबल, इस बात का सिंबल होता है कि ये चीज़ आपको जो आपने ऑर्डर करी थी वो डिलीवर कर दी गई है, उसको कहते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। जैसे वो बंदा कार उठा के नहीं दे सकता था, तो उसने ऐसा सिंबल की आपके हाथों में थमाई है, वो की ही सिंबल है। क्लियर हुआ? तो ये होती है सिंबॉलिक डिलीवरी। अब बात करते हैं हमारी इसकी थर्ड टाइप की, डेट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इसको ध्यान से समझना एग्जाम्पल से। ये कौन है फ्रेंड्स? पिंकी है। ये कौन है? पिंकी है। इसने ना अमेज़न से, अभी कौन सा फेस्टिवल नज़दीक है, दिवाली तो दूर है ना, हाँ नवरात्रि आ रही है, तो इसने ना नवरात्रि की एग्जांपल लेते हैं। इसने ना अमेज़न से अपने लिए डांडिया ऑर्डर करे। क्या ऑर्डर करे? डांडिया ऑर्डर करे। लेकिन जिस दिन उस डांडिया की पार्सल की डिलीवरी होनी थी ना, वो जो डिलीवरी बॉय आया, डिलीवरी बॉय से घर पर आया और उसने क्या देखा, घर के बाहर तो भाई ताला लगा हुआ है, घर के बाहर क्या है, लॉक लगा हुआ है। तो अब हम लोग जब ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तो अपना नंबर तो देते ही है साथ में। तो वो जो डिलीवरी बॉय था उसने कॉल करे पिंकी को, कहता हेलो मैम, आपके पार्सल आ गया है लेकिन आपके घर पे तो ताला लगा हुआ है, अब हम क्या करें? तो ये पिंकी बोली एक काम करो, मेरे घर के बगल में ना एक और घर है, वहां पर मेरी फ्रेंड रहती है टिंकी। कौन रहती है? टिंकी। तो कहते एक काम करिए, मेरे बिहाफ पे, पिंकी कहती मेरे बिहाफ पे आप मेरा पार्सल जो है टिंकी को दे दीजिए, इसको डिलीवर कर दीजिए। तो ये है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। जब जिसने ऑर्डर करा है उसको गुड्स रिसीव नहीं हुए, उसके बिहाफ पर किसी थर्ड पर्सन को गुड्स रिसीव होते हैं, किसी थर्ड पर्सन को गुड्स की डिलीवरी करी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिलीवरी किसको कहते हैं, उसकी टाइप्स भी समझ में आ गई होंगी। आज का सेशन हमारा इतना ही था। तो आई होप आपको पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपको क्लॉज नहीं भूलेंगे निमोनिक्स के थ्रू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।